हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं विशाल सिंगर और परीक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हमारे मुगल जो वंश चल रहा है, साम्राज्य चल रहा है, उसकी फोर्थ वीडियो है जिसमें हम अकबर के शासनकाल के बारे में जानकारी देंगे। तो इससे पहले हमने बाबर पढ़ लिया है, बाबर के बाद हुमायूं पढ़ लिया, फिर शेरशाह सूरी की वीडियो भी हमने डाल दी। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो है ये है अकबर का शासनकाल। इसमें हम अकबर के शासनकाल के बारे में जानकारी देंगे। ये 2 पार्ट में आएगा आपका पूरा का पूरा। और अकबर के शासन काल में किस तरीके से पूरा भारत प्रभावित हुआ है, उसने अपने साम्राज्य को किस तरीके से चलाया है, तो ये सब चर्चाएं हम आज करने वाले हैं। मुगल सम्राट अकबर जो है वो 1556 से लेकर 1605 तक शासन करेगा। इस तरीके से ये सत्ता में बैठेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य जानकारी देखें तो इसका पूरा नाम क्या हुआ करता था। इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और इसके बचपन का नाम जलाल नाम से इसे जाना जाता था। इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को, और अमरकोट सिंध के राजपूत शासक राणा बीरसाल के महल में हुआ था। मैंने आपको इससे पहले हुमायूं के बारे में बताया था कि हुमायूं जो है उसके बुरे दिन आना शुरू हो गए थे, वो निर्वासित हो गया था, क्योंकि बिलग्राम कन्नौज का युद्ध 1540 में होने के बाद वह निर्वासित हो गया था और भाग करके काबुल चला गया था। काबुल में जाने के बाद वहाँ भी उसे शरण नहीं मिलती है, वह वहाँ से लव मैरिज कर लेता, शादी कर लेता। शादी करने के बाद उसे शरण मांग रहा है जगह जगह। इसे शरण किसने दी है? सिंध के राजपूत शासक ने शरण दी है, जिसका नाम है राणा बीरसाल, राजा बीरसाल। वो बीरसाल के यहाँ ही फिर अकबर का जन्म होगा। जैसे ही जन्म होता है उस समय हुमायूं के पास अपने दरबारियों को देने के लिए कुछ भी नहीं था, जो साथियों को देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो ये कस्तूरी की एक डिब्बी खोल देता है और सुगंध सबको कस्तूरी की सुंघाता है। जिससे ये कहता है कि जिस तरह आज मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह कस्तूरी की जो सुगंध है ये सभी जगह फैल रही है, इसी तरीके से मेरे बेटे का यश सभी जगह फैलेगा। इस तरह की यह बात कहता है। आगे चलकर हुमायूं अपने एक युद्ध में, मच्छीवाड़ा के युद्ध में वापस से निर्वासित हो जाता है और फिर पुनः दिल्ली पे सत्ता पे काबिज हो जाता है। अब हुमायूं अच्छे से चल रहा है, जी रहा है। और माता पिता की बात करें तो भाई अकबर के माता पिता हुमायूं थे, तो माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम, इसे मरियम मकाती के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से ये चल रहे थे। इसके शिक्षक की बात करें तो अकबर का शिक्षक हुआ करता था अब्दुल लतीफ ईरानी। हालांकि अकबर शुरू से ही पढ़ा नहीं, वह अनपढ़ ही रहा, उसे पढ़ने लिखने में मजा नहीं आता था, इसलिए पढ़ा ही नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई हुमायूं जो है वो अच्छे से राजपाट संभालने लग गया था, दिल्ली पहुंच गया है। तो दिल्ली के वो शेर मंडल जो एक पुस्तकालय हुआ करता था, उस पुस्तकालय में जाकर बैठता है। और इसी समय अकबर जो है वह बाहर है। अकबर कहाँ है इस समय? तो भाई अकबर जो है वो गुरदासपुर में है, गुरदासपुर पंजाब में। और ये अफगानियों का पीछा करते हुए वहां तक चला गया उनको खदेड़ने के लिए। ऐसा करते हुए इसके साथ ही बैरम खां नाम का संरक्षक भी है इसी के साथ। और इसी समय एक घटना हो जाएगी शेर मंडल में। शेर मंडल जो पुस्तकालय है वहां से हुमायूं सीढ़ियों से गिरकर मर जाएगा। जैसे ही वह मर जाता है तो इसकी खबर जैसे ही अकबर तक पहुंचती है, तो खबर पहुंचने में ही बड़ी देर हो गई थी। और इतने में बैरम खां जो है वह जैसे ही उसको खबर लगती है तो उसे लगता है कि जल्दी ही दिल्ली पर कोई ना कोई बैठ जाएगा, या फिर वहां पर शत्रु जो हैं वे शासन करने लग जाएंगे, इसलिए जल्दी से अकबर का राज्याभिषेक कर देना चाहिए। और अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां आनन फानन में करवा देगा। इसमें बैरम खां क्या करेगा? बैरम खां जो है वो चंद ईंटें रखेगा और ईंटों का एक सिंहासन बनाएगा, और उस सिंहासन पर जा करके ये अकबर का ताजपोशी कर देगा। ये ईंटों पर बिठाया था इस फोटो में, तो फिर भी इसको राजशाही दिखाई गई है, लेकिन ईंटों पर बिठा करके इसकी राजशाही कर देगा। उस समय अकबर की उम्र क्या है? तो भाई अकबर की उम्र उस समय 13 वर्ष 4 महीने है। और इस समय इसका संरक्षक बनकर बैठ जाएगा बैरम खां। ये बैरम खां जो है यही अकबर का संरक्षक बन जाएगा। बैरम खां कब से चला आ रहा है? तो भाई बैरम खां जो है ये बाबर के समय से चला आ रहा है। बाबर के समय ये एक सेनापति हुआ करता था और हुमायूं का बहुत अच्छा दोस्त होता है। हुमायूं के बुरे दिनों में उसका साथ दिया है बैरम खां ने। और बैरम खां आगे चलकर जैसे ही उसे पता चलता है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई, तो उसके बेटे को राज्याभिषेक करवा देता है और संरक्षक बन जाता है उसका। इसे बैरम खां को ही खानी बाबा के नाम से पुकारा जाता था। खानी बाबा इसे कहते थे ये लोग, खाने जहाँ की इसे उपाधि दी गई थी, तो अकबर इसे खानी बाबा के नाम से बोलता था। अब यहाँ से आप ये ध्यान रखिए कि बैरम खां जो है पूरी तरीके से संरक्षण कर लेगा, और अकबर की उम्र कम है, इसलिए 1556 से लेके 1560 तक पूरे के पूरे जो निर्णय हैं वे कौन लेगा? तो भाई बैरम खां लेगा। बैरम खां ही 4 साल तक मुगल शासन को चलाता रहेगा, क्योंकि अकबर की उम्र अभी कम है। इस समय अकबर धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, और अब अकबर की उम्र हो गई है 18 वर्ष। और अकबर जैसे ही 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है, तो उसके बाद उसके अंदर एक विद्रोह का भाव पैदा होने लगता है। उसे लगने लगता है कि भाई जब मुगल सम्राट मैं हूं, तो मेरे डिसीजन फिर बैरम खां क्यों ले रहा है, खानी बाबा क्यों ले रहा है। ऐसे में उसे भड़काने का काम जो है वो मरहम दल के लोग भी करते हैं, जिसमें मेहमनगा है,
मेहमनगा जो इसकी धाय माँ हुआ करती थी अकबर की, वह भी उसे भड़काती है। ऐसे भड़काने की वजह से ये बैरम खां को जो है अपने पद से हटा देता है। उसे कहता है कि आज से आप संरक्षक नहीं हो, अब आपको एक विकल्प चुनना होगा, या तो आप राज्य में रहकर साधारण जीवन जिए या हज की यात्रा करने के लिए निकल जाएं। ऐसे करके बैरम खां को निर्वासित कर देगा अकबर। ये बैरम खां जो इतना वफादार इस राज्य के लिए हुआ करता था, वहां अकबर उसे धोखा दे देता है, अकबर उसे पद से भी हटा देता है, क्योंकि उसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है और वह अपने डिसीजन खुद लेना चाहता है। इसीलिए बैरम खां को हज की यात्रा के लिए भेज देता है। जैसे ही बैरम खां हज की यात्रा पे जाता है तो गुजरात के पाटन में उसकी हत्या कर देता है अफगानी, और अफगानी उसकी हत्या कर देता है। तो आरोप लगाया जाता है कि अकबर ने उसकी हत्या की है। कुछ लोग बताते हैं कि अकबर ने उसकी हत्या नहीं की थी, अकबर ने तो उसकी जो मृत्यु हुई थी उस पर बड़ा दुख जताया था। उसके बाद अकबर क्या करता है, बैरम खां की जो पत्नी है सलीमा बानो बेगम, उससे शादी कर लेता है। और सलीमा बानो बेगम का जो एक बेटा है अब्दुल रहीम खान खाना, जिसे अब्दुल रहीम के नाम से जाना जाता है, इसे 9 रत्नों में से एक मान लेता है और अपने 9 रत्नों में जगह भी देता अब्दुल रहीम। इसी रहीम के दोहे हम आगे पढ़ते हैं, रहीम के दोहे के नाम से फेमस है अब्दुल रहीम खाने खाना। ये बैरम खां के ही लड़का हुआ करता था और ऐसे ये पूरी की पूरी कहानी चली आई। आगे बढ़ते हैं। अब अकबर की उम्र हो गई है 18 साल। अकबर की उम्र 18 साल होने की वजह से अकबर खुद के निर्णय खुद लेना चाहता है, लेकिन इसी समय एक दुविधा और अकबर के साथ आ गई है। अकबर के समय ही छोटा सा एक और शासन आएगा जिसे पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। इसे अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया है, कोई मरहम दल बोलता है, कोई पेटीकोट शासन देता है इसका नाम। तो ये कब से कब तक चला है? ये 1560 से लेके 1562 तक चला है। और अकबर की एक धायमा हुआ करती थी, अपनी धायमा हुआ करती थी उसकी, तो जिसका नाम था महम अनगा। महम अनगा का उस समय रोल रपाटा ज्यादा था भाई। ये अपने साथ कुछ महिलाओं को लेकर के चलती थी और पूरे के पूरे डिसीजन जो है वह ऐसे लेती थी जैसे यही रानी हो। और इस समय अकबर जो है पूरे डिसीजन से प्रभावित होता था। तो 2 साल तक जैसे ही बैरम खां चला गया उसके बाद भी अकबर इसी के अंडर में काम करता रहा। इसलिए इसके जो अमीर हुआ करते थे आसपास के, वो इसे पेटीकोट शासन कहते थे। धायमा जो है महमनगा का एक लड़का है अदम खां। अदम खां जो है इसका भी राजपाट में ज्यादा रोल रपाटा रहेगा। अब अदम खां का ज्यादा रोल रपाटा रहने की वजह से या फिर ज्यादा हस्तक्षेप करने की वजह से अकबर उससे नाराज होने लगता है। और यहीं पर अदम खां एक और गलती कर देगा। अकबर क्या करेगा, अदम खां को भेज देगा युद्ध लड़ने के लिए मालवा में, और मालवा का युद्ध जीत करके आता है। तो मालवा में ये बहुत भारी लूटपाट करके आता है अदम खां, और लूटपाट का मना किया था अकबर ने। लूटपाट करने के आने के बाद लूटपाट से लूटा हुआ सामान वापस नहीं करता अकबर को। अकबर नाराज हो जाता है। अकबर जैसे ही नाराज होता है उसके बाद अकबर को पता चलता है कि लूटपाट के समय इसने अकबर के एक वफादार सैनिक की भी हत्या कर दी है, सेनापति की हत्या कर दी है। इससे अकबर ज्यादा नाराज हो जाता है अदम खां से, और वे अदम खां को 2 बार छत से फेंकने की एक आदेश देता है, यानी कि आगरा के किले से फेंकने का एक आदेश देता है। एक बार में ही अदम खां मर जाता है, लेकिन वो दोबारा उठवा के फिर फेंकता है। ऐसे करके 2 बार में उसे फेंका। जब 2 बार में अदम खां की मृत्यु हो जाती है तो अदम खां के बाद डिप्रेशन में आ जाती है महमनगा, और महमनगा डिप्रेशन में आने के बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है। ऐसे करके पेटीकोट शासन का अंत हो गया था 1562 में। इसके बाद अकबर, जलालुद्दीन अकबर जो है वो पूरी तरीके से अब शासन में आ चुका है। अब उसके खुद के डिसीजन होने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि पेटीकोट शासन कब से कब तक चला है? 1560 से लेके 1562 तक चला है। इसके बाद 1562 में ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आएगा अकबर के प्रमुख राजनीतिक अभियान कौन कौन से रहे हैं। भाई अकबर के प्रमुख राजनीतिक अभियान में पहला अभियान था पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो भाई 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, और ये अकबर बनाम हेमू के बीच हुआ था। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि लिए बैठा था, और ये भारत का अंतिम सम्राट था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, यानी ये हिंदू सम्राट हुआ करता था। एक्चुअल में हेमू जो है ये अफगानी शासक शेरशाह सूरी के समय पर एक सेनापति हुआ करता था। आगे चलकर ये क्या बन जाएगा, ये दिल्ली का एक नवाब बन जाएगा हेमू विक्रमादित्य। और इसी से पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हेमू इससे पहले क्या था, तो हेमू जो है वो गुजरात में जॉब करता था, एक व्यापारी हुआ करता था, नमक का व्यापारी। ये बिजनेस करता था, सॉरी जॉब नहीं करता था, बिजनेस करता था। ये नमक का व्यापारी हुआ करता था। बाद में इसने जैसे ही सेना, अफगान के सैनिक इसके पास आया करते थे, तो ये राजनीति में इंटरेस्ट लिया, धीरे धीरे वफादार बनता गया और धीरे धीरे उच्च पदों पर पहुंचता गया, और आगे चलकर ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके पहुंच जाता है।
अब इसी का युद्ध हुआ है पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को। अकबर का सेनापति बैरम खां और इधर हेमू। इसके बाद हेमू जो है इस युद्ध में मारा जाएगा, उसकी आंख में तीर लग जाएगा, जिसकी वजह से ये होद में गिर जाएगा। इस होद में गिरने की वजह से इसकी मौत हो जाएगी और यहीं पर फिर बाद में इसका सिर भी कलम कर देते हैं। इस तरीके से पानीपत का युद्ध जीता गया है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556, याद रखें। इसके बाद अगली जो लड़ाई होगी वो मालवा की विजय होगी 1561 में। 1561 में मालवा की विजय किस किस के बीच हुई थी भाई? ये लड़ाई तो बाज बहादुर के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए गया था। अकबर खुद नहीं गया था, अकबर ने अपने एक सेनापति अदम खां को भेजा था। अदम खां वही है जो महामनगा का लड़का है, मैंने आपको इससे पहले बताया था। अदम खां के ही नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था। मालवा विजय 1561 में हुई है और मालवा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सुजात खां नाम से एक राजा हुआ करता था, सुजात खां। सुजात खां जो है वह सेनापति हुआ करता था शेरशाह सूरी के समय और सुजात खां को जागीर मिली थी पूरी की पूरी मालवा की। ये मालवा में ही रहता था। मालवा में जब ये मारा जाता है तो इसके बाद इसका बेटा बनता बाज बहादुर, वहां का राजा। बाज बहादुर को राजा के काम में या प्रशासन में कोई रुचि नहीं थी, वह तो बस संगीत के लाने रखता था, पूरा का पूरा संगीत वगैरह के आमोद प्रमोद में लगा रहता था। और यहीं पर उसकी दोस्ती हो जाती है भाई रूपमती से। रूपमती खुद सुंदर भी थी और संगीत की बहुत ज्यादा प्रेमी थी और यहीं पर बाज बहादुर जो है वह भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी हुआ करता था, इसलिए इन दोनों के प्रेम प्रसंग शुरू हो गए थे। अब रूपमती जो है ये राजपूत महिला हुआ करती थी और इनका विवाह हो जाता है बाज बहादुर से। इस तरीके से रूपमती और बाज बहादुर इन दोनों की शादी के बाद ये प्रशासन में बिल्कुल रुचि नहीं लेता बाज बहादुर, और जहां जहां लड़ाई लड़ने के लिए जाना होता है वहां ये लड़ाई लड़ने नहीं जाता है, बल्कि ये संगीत और गाने बजाने में अपना समय व्यतीत करता है। रूपमती बहुत ज्यादा धनवान हुआ करती थी, बहुत रूप की धनवान हुआ करती थी, दिखने में सुंदर हुआ करती थी, इनके रूप पर मोहित था बाज बहादुर, इसलिए वह इनके लिए एक महल बनवाएगा। कहाँ पर बनवाएगा? मांडू में। तो आपसे पूछा जाता है मांडू में रूपमती का महल कहाँ है? तो भाई मांडू में। मांडू कहाँ है? धार में। तो मांडू में जो रूपमती का महल बनवाया गया है वो एक ऊंचे मंडप पे बनवाया गया है। उसकी बारे में कहा जाता है कि रूपमती नर्मदा मैया के लिए बहुत ज्यादा आस्था रखती थी, इसलिए वो जब तक नर्मदा जी के दर्शन नहीं कर लेती थी तब तक भोजन नहीं करती थी। इसी वजह से नर्मदा के दर्शन कराने के लिए रानी रूपमती महल बनवाया गया था, जो बहुत ऊंचाई पर बनाया गया था। वहां पर जाकर के वो प्रतिदिन जाती थी और वहां से दर्शन करती थी नर्मदा माई के, उसके बाद भी वो भोजन को स्वीकार करती थी। इस तरीके से वह रहती थी। अब यहाँ पर युद्ध हो जाता है, मालवा की विजय, बाज बहादुर पर अटैक हो गया है, आदम खान ने अटैक कर दिया है। इसी समय ये कायर बाज बहादुर जो है ये भाग जाएगा। युद्ध से भागने की वजह से ये युद्ध में रहेगा ही नहीं, ना ही ये मालवा पहुंचेगा और ये युद्ध में से भाग करके कहीं और चला जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर रूपमती को लगेगा कि अब राजा मारा जा चुका है या फिर राजा भाग चुका है, तो रूपमती अब हाथ नहीं आना चाह रही थी मुगलों के, इसलिए रूपमती ने अपनी जो अंगूठी थी उसमें रखे हुए हीरे को पीस दिया और पीसने के बाद उस हीरे का सेवन कर लिया। इस तरीके से उसकी जहर खाने से मृत्यु हो गई, क्योंकि हीरा भी जहर हो जाता है। इस तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। और ये मालवा की विजय इस तरीके से जीती गई थी भाई। तो मालवा विजय 1561 में हुई है। इसके बाद आते हैं हम गोंडवाना की विजय। गोंडवाना साम्राज्य गढ़कटंगा के नाम से भी जाना जाता था। 1564 में ये युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो भाई रानी दुर्गावती के विरुद्ध कौन लड़ा था? मुगलों की ओर से आसफ खां लड़ा था। इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। एक्चुअल में यहाँ पर अकबर को जरूरत थी कि भाई वह गोंडवाना को जीत कर आए, क्योंकि गोंडवाना उनके लिए ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि गोंडवाना बहुत बड़ा संपत्ति के मामले में समृद्ध एक राज्य हुआ करता था। यहाँ पर अकबर ने अपने एक वफादार सैनिक आसफ खां को भेजा था, सेनापति को, और आसफ खां इस युद्ध को संभालने के लिए जाते हैं। यहाँ पर चंदेल वंश की एक पुत्री हुआ करती थी। चंदेल वंश के राजा कीर्तिपाल की एक पुत्री हुआ करती थी जिनका नाम था रानी दुर्गावती। उनका विवाह कहाँ हुआ था? तो भाई उनका विवाह जो है वो गोंडवाना शासक से हुआ था जिसका नाम था दलपत शाह। और दलपत शाह की मृत्यु हो जाने के बाद उनका एक पुत्र था वीर नारायण। वीर नारायण की संरक्षिका बन करके ये युद्ध को संभालती हैं, युद्ध की स्थिति को संभालती हैं। यहाँ पर रानी दुर्गावती वीरता से युद्ध लड़ती हैं। इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा हाथी हुआ करते थे और हाथियों की वजह से इनके पास जो सेना है वो बहुत ज्यादा बलशाली हुआ करती थी। दूसरा, मुगल सेना जैसे ही इनके साथ लड़ने के लिए आती है तो ये हाथियों से भरी हुई सेना को बीच सकरी हुई पहाड़ियों के बीच ले आती है। यहाँ पर मुगल सेना की तोपें काम करना बंद कर देती है और पहले दिन का युद्ध रानी दुर्गावती जीत जाती है।
लेकिन अगले दिन मुगल सेना हावी हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर रानी दुर्गावती अपनी स्थिति को नहीं संभाल पाती हैं। रानी दुर्गावती के एक आंख में और हाथ में जो है तीर लग जाता है, जिसकी वजह से वे घायल हो जाती हैं बुरी तरीके से। और यहीं पर वे मुगलों के हाथ नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो कटार से स्वयं की हत्या कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं और यहीं पर वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो है गोंडवाना की विजय अकबर ने की थी 1564 में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चित्तौड़ मेवाड़ का अभियान शुरू हुआ है। चित्तौड़ कैसे जीता? तो भाई चित्तौड़ में 1567 और 68 को मुगल सेना ने चढ़ाई की थी। जब यहाँ के राजा कौन हुआ करते थे? तो यहाँ के राजा हुआ करते थे राणा उदय सिंह। उदय सिंह के विरुद्ध में मुगलों ने अपना डेरा जमाया था और पूरे के पूरे चित्तौड़ जो किला है, इस किले को घेर लिया था। चित्तौड़ किले को घेरने के बाद चित्तौड़ किले के अंदर एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में ये तय होता है कि यहाँ से उदय सिंह को निकल जाना चाहिए और ये पूरा का पूरा किला जो है वो अपने 2 वफादार सैनिकों को, सेनापतियों को सौंप देना चाहिए। उन सेनापति के नाम थे जयमल और फत्ता। एक का नाम था जयमल सिंह और एक का नाम था फत्ता सिसोदिया। इस तरीके से इन दोनों सेनापतियों को पूरा का पूरा चित्तौड़ की जिम्मेदारी संभालते हुए दे दी गई थी और यहाँ से राणा उदय सिंह निर्वासित होकर चले जाएंगे। मतलब यहाँ से गुप्त मार्ग से निकल करके चले जाएंगे कहाँ? वो गोगुंदा के पहाड़ों में चले जाएंगे। गोगुंदा के पहाड़ों में ही वे फिर एक नए राज्य का उदय करेंगे। यहाँ पर एक नया शहर बसा देंगे जिसका नाम है उदयपुर। ऐसे करके उदयपुर की स्थापना हो जाएगी और यही आगे चलकर मेवाड़ घराने की दूसरी राजधानी बनेगा, है ना। अब मेवाड़ की राजधानी उदयपुर से चलेगी। ये पिछोला झील के आसपास उन्होंने उदयपुर को बसा दिया था। और यहाँ पर मुगल सेना से जो युद्ध लड़ने के लिए कौन तैयार है? तो भाई जयमल और फत्ता तैयार है। मुगल सेना लगभग 3 महीने तक का संघर्ष करती है। उसके बाद ये दीवारों को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दीवारें जिस दिन ये तोड़ते थे, रात में पूरे के पूरे जयमल और फत्ता पूरी दीवारों को, दरारों को भरवा देते थे। इस तरीके से जयमल और फत्ता ने पूरी मुगल सेना को 3 महीने तक छकाया है। उसके बाद भी यहाँ पर चढ़ाई कर देती है मुगल सेना और अंततः जयमल और फत्ता दोनों ही वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बाद में मुगल सेना से सबसे ज्यादा, जयमल और फत्ता से सबसे ज्यादा मुगल सेना प्रभावित होती है और इनकी शौर्य वीरता के बारे में जब अकबर को बताती है तो अकबर को लगता है कि जयमल और फत्ता वाकई में वीर योद्धा थे। इसलिए इन दोनों की जो है हाथियों पर बैठी हुई गज मूर्ति बनवाता है। तो गज मूर्ति उसने अपने आगरा के किले में बनवाई थी। ये दोनों गज मूर्ति किसके लिए बनवाई है भाई? जयमल और फत्ता के लिए बनवाई है। आज भी आगरा के किले में ये मौजूद है। इस तरीके से इन दोनों को सम्मान दिया गया था। आगे चलते हैं। फिर जाता है अकबर गुजरात विजय की ओर। यहाँ 1572-73 में गुजरात विजय के लिए अकबर बढ़ेगा आगे। गुजरात विजय के बारे में चर्चा ये है कि ये गुजरात को इसलिए पाना चाहता था क्योंकि यहाँ से हज यात्रा हुआ करती थी। हज यात्रा के लिए सबसे ज्यादा टैक्स वगैरह वसूला जाता था, तो ये गुजरात को हर हाल में जीतना चाहता था। दूसरा इसे ये पता था कि यहाँ यूरोपियों का आगमन बार बार होता है, इसलिए ये यूरोपियों के आगमन की वजह से भी गुजरात को जीतना चाहता था। तो गुजरात की विजय जो है वो इसी वजह से, इसी मंशा से की गई थी। मुजफ्फर शाह तृतीय के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा गया और अकबर ने पहली बार यहाँ पर समुद्र देखा था। पहली बार अकबर ने समुद्र कब देखा था? तो भाई गुजरात विजय के दौरान देखा था। अरब सागर को उसने देखा था और यहीं से जीत कर आने के बाद वह बुलंद दरवाजा बनवाएगा। तो बुलंद दरवाजा के बारे में प्रश्न आता है कि अकबर ने बुलंद दरवाजा किसकी याद में बनवाया था? तो भाई गुजरात विजय की याद में बनवाया था। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी डिटेल से आपको साझा करेंगे। धन्यवाद।